जय हिंद मेरे साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जीएस का प्रैक्टिस सेट है और हम जैसे जैसे ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन कम हैं बट लेकिन जितने क्वेश्चन आएंगे उसका जो सॉल्यूशन कराया जाएगा वो सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे। अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, देखो बच्चों, आज क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये हमारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि नागालैंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। पहला ऑप्शन है 1960, 2000, 1972, 1963। देखो नागालैंड, एक सेकेंड, नागालैंड कब गठन हुआ था? 1963 में। अब राज्यों का गठन कैसे कैसे हुआ उस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। राज्यों का गठन हम लिख लेते हैं, राज्यों का पुनः गठन। राज्यों का, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलोगे, आराम से पढ़ेंगे, आज जल्दी नहीं करेंगे हम। राज्यों का पुनः गठन, ठीक है। देखो राज्यों का पुनः गठन क्यों हुआ? जब हम 1947 में आज़ाद हो गए उसके बाद हमारे देश में बहुत समस्याएं आए। प्रत्येक राज्य भाषा के आधार पर अलग से राज्य दर्जा प्राप्त करना चाहता था, बट लेकिन भारत सरकार ऐसा करने में असमर्थ थी। तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राज्यों का पुनः गठन, देखो एक कमेटी आती है एस.के. धर समिति। कौन सी? एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति कब गठन होता है इसका? जून 1948। जब समस्याएं आ रही थी राज्यों का बंटवारा करने में तो भारत सरकार एक कमेटी बनाती है एस.के. धर समिति। ऐसे कहती है कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर कर सकते हैं, नहीं तो इसकी इसे क्या करनी थी? समीक्षा करनी थी। तो ये कमेटी भारत सरकार को रिपोर्ट देती है कि भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं हो सकता। किस आधार पे कर सकते हैं? प्रशासनिक सुधार पे। प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है। भाषा के आधार पर राज्य का बंटवारा नहीं किया जा सकता। प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जा सकता है, बट लेकिन ये विफल होगी। इसके बाद एक कमेटी आती है जेवीपी कमेटी। ये दिसंबर 1948 में आती है। ये रिपोर्ट, इसमें कौन थे? इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और सीतारमैया। कौन? सीतारमैया। ये तीन इसके सदस्य थे। दिसंबर 1948 में इस कमेटी का गठन होता है और ये कमेटी भी क्या कहती है कि प्रशासनिक सुधारों के आधार पर राज्यों का बंटवारा हो सकता है, ठीक, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता। बिल्कुल एस.के. धर समिति के अनुसार सेम रिपोर्ट वही देती है। प्रशासनिक पे तो हो सकता है लेकिन भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, ठीक है। बट लेकिन भारत में छोटे छोटे राज्यों में, प्रांतों में थोड़े से धरने चल रहे थे, प्रदर्शन चल रहे थे। उसी को सरकार परेशान होते हुए, मैं आगे लिख देता हूँ, सरकार परेशान रहती है और एक कमेटी का गठन करती है, फजल अली कमेटी। इसका गठन कब होता है? 1953 में इसका गठन होता है और इसमें 3 सदस्य थे। देखो फजल अली कमेटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें जो सदस्य और कौन कौन थे, कब गठन हुआ, कब रिपोर्ट दी, क्या आधार था, जिसके पूछे जाता है। इसके टोटल 3 सदस्य थे, जिसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन थे? फजल अली साहब जी, फजल अली। और कौन? 2 सदस्य कौन थे? एक हृदय नारायण कुंजरू
वह एक पनीकर साहब, एम पनीकर जी, पनीकर, जिसके 2 सदस्य होते हैं, 3 कमेटी सदस्य है, 1 अध्यक्ष 2। ये गठन तो 1953 में होता है। 2 साल समीक्षा करके 1955 में भारत सरकार को रिपोर्ट देती है। कब रिपोर्ट देती है भारत सरकार को? 1955 में। और ये कहती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा कर देना चाहिए, बट लेकिन प्रत्येक, मेरी बात को अच्छे सुना, लेकिन प्रत्येक राज्य की एक भाषा नहीं हो सकती। 2 या 2 अधिक राज्यों की एक भाषा हो सकती है। इस प्रकार हम राज्यों का बंटवारा कर सकते हैं, बट लेकिन प्रत्येक राज्य की एक भाषा नहीं हो सकती, उस आधार पर नहीं कर सकते। ठीक है, भाषा के आधार पर करना था। और भारत सरकार क्या करती है? सरकार एक वर्ष बाद यानी कि 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का भाषा के आधार पर गठन कर देती है। 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, कब हो गया? 1956 में। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य होना? भाषा के आधार पर पहला राज्य किसका हुआ? राज्य का गठन आराम से पढ़ेंगे बच्चों, कोई जल्दी नहीं हमें। कौन सा? 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन होता है। और कौन सी भाषा? ये भी पूछता है। तेलुगु भाषा के आधार पर। किस भाषा के आधार पर? 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कब गठन हुआ? 1 अक्टूबर 1953। डेट के साथ पूछा हुआ है मैंने, इसलिए डेट भी लिखवा दी है। तेलुगु भाषा के आधार पर। ठीक है, अब कितने हो गए? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। बट लेकिन समस्याएं अभी रुकी नहीं है। भारत सरकार की समस्याएं अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई है। फिर इसी प्रकार 1960 में महाराष्ट्र राज्य में से एक अलग से गुजरात राज्य का क्या होता है? गठन। गुजरात राज्य यानी 1960 में महाराष्ट्र राज्य में से निकालकर एक गुजरात राज्य का गठन होता है। फिर 1963 में जो क्वेश्चन भी था, अभी नागालैंड राज्य का गठन होता है। फिर उसके 3 वर्ष बाद 1966 में पंजाब प्रांत में से निकालकर किस राज्य का गठन करते हैं? हरियाणा का। फिर 1971 में, बच्चों इनके सन याद रखना, सन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एसएससी के पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है। हिमाचल प्रदेश, जो आपको मैंने बताया था ना, 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेशों में हिमाचल प्रदेश पहले केंद्र शासित प्रदेश रहा। फिर उसे 1971 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 3 राज्यों का गठन होता है। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय का गठन होता है। ठीक उसी प्रकार 1974 में एक 35वां संविधान संशोधन आता है। कौन सा? 35वां। ये मैं देखो संविधान संशोधन यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूछा हुआ है। 35वां संविधान संशोधन आता है। संविधान संशोधन 1974 में। ठीक, सिक्किम को केंद्र शासित प्रदेश, यूनाइटेड टेरिटरी का दर्जा दिया गया। फिर उसके 1 वर्ष बाद ही, यानी कि 36वां संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 1975 में 36वां संविधान संशोधन होता है। 36वां शॉर्ट में लिख दिया मैंने। इसे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके 1987 गोवा, 3 राज्य। पहले गोवा 1965 में क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। गोवा, मिजोरम
अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन हुआ। उसके यहाँ लिख देता हूँ साइड में 4 नवंबर, देखो डेट मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। सन 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। 4 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड और 15 नवंबर को झारखंड। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ 4 नवंबर 2000 कौन से राज्य का गठन हुआ, एक सेकेंड, 2000 छत्तीसगढ़ राज्य का। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किस राज्य में से हुआ, एमपी में से निकाल के इसे बनाया गया। ठीक, फिर 9 नवंबर सन 2000 उत्तराखंड राज्य का गठन होता है। उत्तराखंड राज्य का गठन होता है, किस में से निकाल के बनाया जाता है, यूपी में से। फिर 15 नवंबर सन 2000, ये डेट के साथ मैंने इसलिए लिखवाया है क्योंकि डेट के साथ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, 15 नवंबर झारखंड राज्य का गठन कहाँ से, बिहार राज्य में से। झारखंड का कहाँ से बनाया, बिहार में से। ठीक, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ यहाँ से आगे, चलो आगे लिख देता हूँ। फिर 2 जून 2014 आंध्र प्रदेश में से एक नया राज्य का गठन होता है, तेलंगाना राज्य का। कहाँ से निकलता है ये, आंध्र प्रदेश में से। आंध्र प्रदेश में से एक राज्य का गठन होता है। फिर 31 अक्टूबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेट के साथ खूब पूछा हुआ है। 31 अक्टूबर सन 2019 आर्टिकल अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, जिसमें बीजेपी की सरकार यानी कि भारत सरकार ने 31 अक्टूबर 2019 को विशेष राज्य को का दर्जा समाप्त करके जम्मू कश्मीर का क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख। ठीक, तो कौन से, जम्मू कश्मीर में से बना के कौन कौन से बनाए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लद्दाख, ये भी यूटी यूनिटी टेरिटरी, और ये भी यूटी। फिर 26 जनवरी सन 2020 गुजरात वाले नीचे क्षेत्र में देखे होंगे, दादर व नगर हवेली, दमन व दीव, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। दोनों को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, विलय कर दिया, यानी कि दादर व नगर हवेली, दादर व नगर हवेली प्लस दमन व दीव, दमन व दीव आपस में क्या कर दिए, विलय कर दिया इनका। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारे राज्यों का क्या होता है, गठन होता है। तो मैंने आपको पूरे राज्यों का अच्छे से बताया है, तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जनगणना 2000, वेरी, देखो जनगणना से ऐसा कोई भी पेपर नहीं होता जहां जनगणना से क्वेश्चन ना पूछे जाए। जनगणना से एक क्वेश्चन आने की पूरी चांसेस होते हैं, कैसे पूरे चांस होते हैं। तो जनगणना को हम अच्छे से पढ़ेंगे। जनगणना 2000, देखो ये मत देखो कि ऑप्शन आया टिक किया, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन आया उससे हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जो चीजें, ये क्वेश्चन आए ना आए बट लेकिन जो एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई जा रही हैं वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। तो आप मेरे साथ ना शॉर्ट नोट्स बनाते चलोगे। तो सेकंड क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या, इसमें प्रतिशत के हिसाब से, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करो। क्वेश्चन को हम अच्छे से नहीं पढ़ते एग्जाम में जाके, इसलिए हम गलती कर देते हैं। उसने प्रतिशत लगा दिया है के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है, तो उत्तर प्रदेश राज्य की है, हिमाचल प्रदेश, बिहार या हरियाणा की, किसकी है, प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश की है। देखो प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा किसकी है, प्रतिशत के हिसाब से ग्रामीण जनसंख्या। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इस क्वेश्चन को। ग्रामीण जनसंख्या किसकी, हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या अधिक, ये अधिक पूछा है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम, प्रतिशत के हिसाब से सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं तो गोवा राज्य की है। ठीक उसी प्रकार
अगर कुल जनसंख्या, कुल ग्रामीण जनसंख्या की बात करूं, ग्रामीण जनसंख्या अधिक किस राज्य की है? अधिक तो उत्तर प्रदेश सरकार की है। और अगर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर लूं, कुल ग्रामीण जनसंख्या सबसे कम तो किसकी है? सिक्किम की है। अगर टोटल की बात करें सिक्किम की है, अगर प्रतिशत के हिसाब से करें तो हिमाचल प्रदेश की है। तो किसकी है? सिक्किम की। और सिक्किम ऐसा राज्य भी है पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं, राज्यों में सबसे कम जनसंख्या इसकी है, लगभग 6.5 लाख, 6.4 लाख लगभग इतनी जनसंख्या है। ठीक है, अगर अब हम क्या कर लेते हैं, जनगणना के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। जनगणना अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों, कोई जल्दी नहीं। 2011 देखो, जनगणना 2011। अब पहले हम जनगणना होती क्या है हम उसके बात कर लेते हैं। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय काल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में पहली बार जनगणना होती है। कहाँ होती है? भारत में होती है। अगर पूरी वर्ल्ड की बात करें तो सबसे पहले कहाँ हुई थी? स्वीडन में। कब? 1749 में सबसे पहले जनगणना कहाँ हुई? स्वीडन में। और ये तो स्वीडन में हुई। और 1790 में, मतलब नियमित रूप से पहली जनगणना तो यहाँ होगी। नियमित रूप से बात करें तो यूएसए में हुई है। नियमित रूप से पहले स्वीडन में हुई 1749 में, 1790 में यूएसए में हुई, अमेरिका में नियमित रूप से जनगणना पहली बार हुई। अब 1881 की बात कर लेते हैं। कौन था वायसराय? वायसराय नहीं था उस टाइम, गवर्नर जनरल का पद होता था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना होने लगी। नियमित जनगणना होने लगी। जनगणना यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होगी। तो अगर हम बात करें, मैं आपसे 3-4 क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मेरे शब्दों को अच्छे से सुनना। अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है? मतलब 2021 में जनगणना होनी थी, पर लेकिन कोविड के कारण अभी नहीं हुई है। 2021 की जनगणना पहली बार डिजिटल रूप से होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि अभी तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? कितनी जनगणना हो चुकी है, तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं एक बार। कितनी जनगणना हो चुकी है अभी तक कितनी जनगणना हो चुकी है? आराम से पढ़ेंगे। जनगणना हो चुकी है, देखो मैंने आपको बताया कब? 1872। तो अगर कब तक होनी है? 2011 तक। प्रत्येक 10 वर्ष बाद हो रही है, तो कितनी हुई है टोटल? 15 जनगणना हो चुकी है अब तक। अगर मैं पूछने लगूं स्वतंत्रता के बाद कितनी जनगणना हो चुकी है अब तक? 1947 में हम आज़ाद हुए तो पहली जनगणना कब हुई होगी? 1951 में। 1951 में पहली बार हुई होगी। पहली बार कब हुई होगी? 1951 में। अब अगर हम 2011 की बात करने लगे तो कितनी हुई होगी? 7 बार हो चुकी है। अभी तक 15 बार हो चुकी है, स्वतंत्रता के बाद 7 हो चुकी है। पहली जनगणना, सबसे पहले जनगणना किसने करी? लॉर्ड मेयो ने करी। नियमित रूप से लॉर्ड रिपन करता है कब? 1881 में। 15वीं जनगणना हो चुकी है अभी तक। स्वतंत्रता की बात करें हम, अगर स्वतंत्रता की बात करें तो 7 हो चुकी हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ लिख देता हूं मैं जनगणना। शहरी जनसंख्या, कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जनगणना से। शहरी जनगणना जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ है? मैक्सिमम मैंने लिख दिया। मैक्सिमम किसमें? महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में। शहरी जनसंख्या किसकी? मिनिमम यानी कि न्यूनतम कहाँ है शहरी जनगणना? सबसे कम शहरी कहाँ? गोवा में। सॉरी, उल्टा लिख दिया। शहरी जनगणना सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, सबसे कम शहरी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश, ठीक। उसके बाद सिक्किम। अगर मैं उसकी बात करने लगूं शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, शहरी, ये तो टोटल की थी, शहरी जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से तो सबसे ज्यादा गोवा में है। ठीक है बच्चों,
उसी प्रकार मैं थोड़ा सा यही लिख देता हूँ, सब आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। आज हमारी क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, आज आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। अब मैं साक्षरता दर की बात कर लेता हूँ। साक्षरता दर 2011 की जनगणना के पढ़ा रहा हूँ मैं आंकड़े। कितनी है भारत में टोटल? भारत में टोटल कितनी है? 74.04%। कहीं कहीं 73% भी लिखा रहता है, बट लेकिन आंकड़े ज़्यादातर यही बताते हैं। 74.04% साक्षरता दर है। सबसे ज़्यादा साक्षरता दर, सबसे ज़्यादा साक्षरता किसकी राज्य में? किसकी? केरल की है, लगभग 94%। कितनी? 94%, ठीक। और सबसे कम की बात करें, कम राज्य में, तो बिहार की है, लगभग 62%। बिहार में सबसे कम। अगर हम जनघनत्व की बात करें तो साक्षरता दर होगी है, ठीक। अगर हम इसी प्रकार जनघनत्व की बात करें, सबसे ज़्यादा जनघनत्व, पहले मैं जनघनत्व भारत का बता देता हूँ। भारत का जनघनत्व कितना है टोटल? 382 वर्ग किलोमीटर वर्ग प्रति किलोमीटर, ठीक। इतना है। कितना? 382, यानी कि 1 किलोमीटर के उसमें, 1 किलोमीटर के उसमें कितने व्यक्ति रहते हैं? 382, ठीक है। अगर मैं राज्य की बात करने लगूँ, सबसे ज़्यादा जनघनत्व, सबसे ज़्यादा जनघनत्व किस राज्य का है? जनघनत्व राज्य की बात कर रहा हूँ मैं, राज्य बिहार का है। कितना? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अगर सबसे कम की बात करने लगूँ, कम राज्य में ही बात कर रहा हूँ अभी, सबसे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम रहते हैं। कितने? मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। सबसे ज़्यादा बिहार में, सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में। ये दोनों क्या थे? राज्य की बात करिए। अगर मैं केंद्र शासित की, ये दोनों क्या थे? राज्य। अगर मैं केंद्र शासित यानी यूनियन टेरिटरी की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा जनघनत्व सबसे ज़्यादा जनघनत्व यूटी में कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में कितना? 11,302 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। देखो मैं आंकड़े इसलिए ना, ये आंकड़े ना पीसीएस या यूपीएससी एग्जाम लेवल में पूछे जाते हैं, मैं आंकड़े इसलिए लिखवा रहा हूँ, ठीक है। सबसे कम की बात करें, सबसे कम जनघनत्व यूटी में बात करें तो कहाँ है सबसे कम? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश नहीं, अंडमान निकोबार में। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में सबसे कम जनघनत्व है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार हम लिंग अनुपात की बात करें, आगे मैं नेक्स्ट स्लाइड कर लेता हूँ। लिंग अनुपात, लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य का है? सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात तो केरल राज्य का है, केरल का। अगर मैं कम की बात करने लगूं, ये राज्य कम कहाँ है? हरियाणा में है। कितना? अगर टोटल भारत की बात कर लूँ, टोटल कितना है एवरेज? 943, यानी कि 1000 लिंग अनुपात हमेशा 1000 पे निकलता है। 1000 व्यक्तियों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं हैं, ठीक। हरियाणा राज्य का है, लगभग ये 79% के आसपास ही है यहाँ पे तो, ठीक। ये तो राज्य की है, ठीक। अगर मैं सबसे कम, नेक्स्ट, भारत में हिंदू धर्म के लोग कितने रहते हैं? लगभग 79% के व्यक्ति रहते हैं हिंदू, टोटल में हिंदू। अगर मैं मुस्लिम की बात करने लगूं, मुस्लिम तो 14.2% रहते हैं। अगर मैं हिंदू में भी एससी और एसटी की बात करने लगूं, एसटी, तो यहाँ लगभग ये 16.28%, लगभग इतने रहते हैं। कितने? 16% के आसपास। और ये एसटी 8.3%। सबसे ज़्यादा, मेरे क्वेश्चनों को अच्छे से सुनते चलो, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या, सबसे ज़्यादा एससी जनसंख्या कहाँ है? यूपी में है। और सबसे कम एससी जनसंख्या, ये तो ज़्यादा है,
अगर मैं कम की बात करने लगूं, ऐसी जनसंख्या कहाँ है? मिजोरम में है। कहाँ? मिजोरम में। सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या यूपी में तो है। अगर मैं प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या पूछने लगूं, प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा ऐसी जनसंख्या कहाँ है? अपने पंजाब राज्य में। कहाँ? पंजाब राज्य में। और अगर मैं एसटी की बात करने लगूं, सबसे ज्यादा एसटी कहाँ है? एसटी सबसे ज्यादा और ज्यादा लिख देता हूँ एक बार, और कम कहाँ है? एसटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश राज्य में और सबसे कम कहाँ है? मिजोरम राज्य में। कहाँ? मिजोरम राज्य में है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो ये सारा मैंने आपको जनगणना से लिखवाया है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, 2011 जनगणना, 2011 जनगणना कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। ठीक है। अगर मैं स्वतंत्रता के उससे पूछने लगूं तो 7वें नंबर की है। ठीक है। इसके जनगणना आयुक्त 2011 की बात कर रहा हूँ। जनगणना आयुक्त कौन थे? चंद्रमौली साहब। पूछ लेगा आपसे, खूब पूछे जाते हैं जनगणना से, इसलिए मैं आराम से जनगणना आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आप जितने भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्री फॉर्म लिखो, जनगणना आयुक्त 2011 के कौन है? चंद्रमौली साहब, चंद्रमौली जी। ठीक। और आदर्श वाक्य क्या है? वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारा भविष्य। ठीक। और मोटो क्या है? लोगो मोटो क्या है? परगना शिक्षिका। मतलब एक हाथ में मैं छोटी लड़की क्या ले रही है? बैग ले रही है, परगना शिक्षिका। ठीक है। ये 2011 के लिखवाए हैं। अगर मैं 2021 की बात करने लगूं, 2021 जनगणना कोविड की कारण अभी हुई नहीं है, बट लेकिन जब भी आएगी 2011 की कहलाई जाएगी, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में एक बार होती है। ये कौन से नंबर की होगी? 16वीं। और 21वीं शताब्दी की कौन से नंबर की होगी? 21वीं शताब्दी की दूसरे नंबर की। और स्वतंत्रता की बात कितनी होगी? 8वीं। तो एक ना एग्जाम में खूब पूछता घुमा के पूछ लेगा, स्वतंत्रता की बात कौन सी है? 8वीं है। 21वीं शताब्दी की कौन सी है? 2nd है। ओवरऑल कितनी अभी तक? 16वें नंबर की है। तो एग्जाम में खूब घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। स्वतंत्रता की बात 8वीं है। इसके जनगणना आयुक्त कौन है? जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी, विवेक जोशी। ठीक है। और मैं आपको थोड़ा सा लिखवा देता हूं उसमें। इसका वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण, जन भागीदारी से जन कल्याण, जन कल्याण। ये इसका आदर्श वाक्य है। 2021 की जनगणना 16वें नंबर की है, 21वीं शताब्दी की 2nd नंबर की है, स्वतंत्रता के बाद 8वें नंबर की है। कैसे भी पूछ सकते हैं, आपको हर चीज से तैयार रहना है। और जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी हैं। और वो आगे क्या? जन भागीदारी से जन कल्याण। ये क्वेश्चन खूब पेपर में पूछ लिए गए हैं दोनों। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन है? चंद्रमौली जी। और आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और वह मोटो क्या है? प्रज्ञा शिक्षिका। ठीक है बच्चों। मैं आपसे एक और बात बता दूं, पहली बार 2021 की जनगणना होगी, पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, डिजिटल जनगणना होगी। और एक और बता दूं मैं आपको, बस ये 16 भाषाओं में होगी। कितनी भाषाओं में होगी? 16 भाषाओं में होगी। कितनी भाषाओं का प्रयोग? 16 भाषाओं में होगी। ठीक है। और मैं और एक बात बता दूं, 2011 की जनगणना हुई थी ना, उसकी लागत 2200 करोड़ रुपए आई थी। कितनी? 2200 करोड़ रुपए। तो इतनी हमने जनगणना से संबंधित इतनी चीजें लिखी हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विधानसभा को विघटन करने की शक्ति, विधानसभा को विघटन करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या विधानसभा अध्यक्ष? तो किसके पास है? राज्यपाल के। यानी कि कौन विघटन कर सकता है? विघटन कौन कर सकता है? राज्यपाल कर सकता है। देखो अब क्या है, विधानसभा कैसे होती है, राज्यपाल कैसे काम करता है, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो विधायिका लेजिस्लेटिव
विधायिका। मैं अगली स्लाइड पे लिख लेता हूँ, अच्छे समझ में आएगा। विधायिका आराम से पढ़ेंगे, कोई भी जल्दी नहीं है। आज मैं आपको 2 से 3 नंबर पक्का दे के जाऊंगा, एक्स्ट्रा चीजें लिखते रहिए आप। विधायिका, विधायिका एक सदन भी होती है, एक सदनीय भी होती है और द्वितीय सदन भी होती है। कौन सी? द्वितीय, 2 सदन की भी होती है, सदनीय। ठीक, एक सदन में राज्यपाल होता है, राज्यपाल, और क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा होती है। द्वितीय सदन में 3 भाग होते हैं, राज्यपाल भी होगा, विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। देखो अलग से थोड़ा स्ट्रक्चर से समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगी। राज्यपाल की नियुक्ति भाग कौन से में? भाग 6 में आते हैं राज्य, और कौन से आर्टिकल में है नियुक्ति का? नियुक्ति, मैं नियुक्ति की बात कर रहा हूँ। आर्टिकल कौन से में नियुक्ति? आर्टिकल 155 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक, कौन से अनुच्छेद? आर्टिकल के तहत 155 के तहत। विधानसभा, विधानसभा का गठन आर्टिकल 170 में है। प्रत्येक राज्य में एक विधान सभा होगी। ठीक, राज्यपाल की मैंने बताया ना, राज्यपाल का पद, यहाँ तो नियुक्ति की बात है। अगर मैं पद की बात करने लगूं तो आर्टिकल 153 में है। ठीक, विधानसभा मैंने अभी आपको बताया ही है, आर्टिकल 170 में। विधान परिषद वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, तो मैं विधान परिषद की अलग से एक बार बता देता हूँ। विधान परिषद अलग से हेडिंग पढ़ाएंगे। विधान परिषद, विधान परिषद में का गठन किसमें है? आर्टिकल 169 169 और आर्टिकल 171, दोनों का वर्णन किसमें है? अनुच्छेद विधान परिषद का आर्टिकल 169 और 171 दोनों में वर्णन है। तो आप कहोगे भैया 2 आर्टिकल गठन की बात कर रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आर्टिकल 169 में गठन की बात की गई है। किसके गठन की? विधान परिषद के गठन की बात की गई है। अगर आर्टिकल 170 की बात 71 की बात करने लगे तो ये किसमें है? इसकी संरचना के बारे में बात की गई है। आप कहते हैं संरचना कैसे होगी? संरचना होगी, आपने अभी तक 6 राज्यों में ही विधान परिषद है, मैंने विधान परिषद शॉर्ट में लिख दिया है, 6 राज्यों में है। अब मैं इसकी संरचना की बात करने लगूं, संरचना में क्या है? विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद की विधानसभा का 1/3 से अधिक विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते। अधिक विधानसभा का 1/3, मेरे शब्दों को अच्छे से सुनो, विधानसभा का 1/3 से अधिक सदस्य किसमें नहीं हो सकते? विधान परिषद में नहीं हो सकते। ठीक है, ये तो मैक्सिमम की बात की गई है। और मिनिमम कितने नहीं हो सकते? मिनिमम 40 से कम विधान परिषद में सदस्य नहीं हो सकते। ठीक है, ये संरचना है इस प्रकार से। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें कहाँ हैं? 100। कहाँ? वो भी यूपी में है। सबसे ज्यादा विधान परिषद की सीटें 100 कहाँ हैं? यूपी में ही है। ठीक, 6 राज्यों में क्या है? विधान परिषद है। तो 6 राज्य कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अभी 6 राज्यों में ही विधान परिषद है। अभी एक प्रस्ताव आया है संसद में कि हाल ही में, यानी कि वेस्ट बंगाल की सरकार ने भी संसद को प्रस्ताव भेजा है। विधान परिषद का गठन कौन करेगा? कौन करेगा? तो कैसे होगा मैं आपको बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। जिस राज्य में विधान परिषद का गठन करना होगा, जिस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा, तो उस राज्य की विधानसभा विशेष बहुमत, विधानसभा में विशेष बहुमत पारित करके संसद में भेजेगी। संसद उसमें साधारण बहुमत पास करके उस राज्य में विधान परिषद का क्या करेगा? गठन करेगा। तो विधान परिषद का गठन कौन करता है?
प्रस्ताव तो विशेष प्रस्ताव कहाँ से जाएगा, विधानसभा से जाएगा, बट लेकिन पास कहाँ होगा, संसद में जाके होगा। ठीक, अगर जहाँ विधानसभा से जाएगा तो विशेष बहुमत से जाएगा, अगर वहां पास होगा संसद में तो संसद साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक है, तो ये गठन की बात की है। संरचना लिखिए, उसी प्रकार हम लिख लेते हैं विधानसभा। विधान परिषद पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे विधानसभा। विधानसभा मैंने बताया कौन से अनुच्छेद में है, 170 में वर्णन है। विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, विधानसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। चुनाव होंगे किसी भी राज्य में, क्या होंगे, विधानसभा के, मैं आराम से बताता हूँ, विधानसभा के क्या होंगे, चुनाव होंगे। चुनाव होने के बाद जो सदस्य चुन के आएंगे उसी में से एक सदस्य को, जो सीनियर होता है, राज्यपाल क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करेगा। प्रोटेम स्पीकर प्रत्येक विधानसभा के सदस्यों की क्या कराएगा, शपथ कराएगा। उन सदस्यों में से ही किसी एक सदस्य को ही क्या बनाया जाएगा फिर बाद में, विधानसभा अध्यक्ष। जैसे विधानसभा अध्यक्ष बन जाता है, प्रोटेम स्पीकर अपने पद से हट जाता है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर होता है। ठीक, 170 कितनी है टोटल, मैक्सिमम कितनी हो सकती है विधानसभा के सदस्य की सीटें, लिख देता हूँ, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम सीट किसी राज्य में 500। मिनिमम सीट कितनी हो सकती है, सीट की बात कर रहा हूँ, मिनिमम कितनी हो सकती है 60। बट लेकिन यहाँ अपवाद है कुछ। अपवाद क्या है कि मिजोरम, गोवा, सिक्किम और एक पुदुचेरी, इनमें अपवाद ये है कि मिनिमम मैंने सीट बताई है 60, बट लेकिन इन 3 तो राज्य और एक यूटी में 60 से कम है। तो मिजोरम में कितनी है, 40 सीट है, कितनी 40 सीट है। गोवा में कितनी है, 40 है। सिक्किम में कितनी है, 30 है। पांडुचेरी में 32 है। आप क्या हो गए भैया, पांडुचेरी, इसमें भी विधानसभा, हाँ जी, 3 राज्यों में विधानसभा है। कौन से में, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली। 3 राज्यों में खुद की विधानसभा है, बाकी में उपराज्यपाल कार्य, प्रशासनिक कार्य संभालता है। ठीक, सब। अगर मैं अपने यूपी की बात करने लगूं, यूपी में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 80। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, 31। मैं विधानसभा की बात करने लगूं तो कितनी है, 403। और विधान परिषद की बात करने लगूं तो 100 सीट। तो अपने यूपी एग्जाम वाले ये चारों के चारों याद रखना। ठीक, ये तो राज्य की विधायिका होगी, मतलब राज्य किस किस प्रकार काम करता है। मैंने आपको राज्यपाल बताया था अभी, राज्यपाल। तो राज्यपाल का पद किसमें है, आर्टिकल में आपको कुछ अनुच्छेद लिखवा देता हूँ, इंपोर्टेंट। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य के राज्यपालों का पद की बात की गई है। आर्टिकल 154 शक्तियां और कार्यपालिका, शक्तियों के कार्यपालिका के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 155 मैंने आपको बताया नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति के बारे में। आर्टिकल 161 वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्षमादान की शक्तियां भी राज्यपाल को प्राप्त हैं। जिस प्रकार राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां हैं, क्षमादान की शक्तियां किसमें, 72 आर्टिकल 72 के तहत, उसी प्रकार राज्यपाल को भी 161वां अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्तियां हैं। बट लेकिन थोड़ा अंतर यह है कि मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है राष्ट्रपति, बट लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। ठीक, और बता देता हूं आपको, आर्टिकल 361 राष्ट्रपति व राज्यपाल को विशेष अधिकार है, विशेषाधिकार प्राप्त है। थोड़े और लिख लेता हूं मैं साइड में थोड़ा सा। और आर्टिकल 163 प्रत्येक मंत्रिपरिषद का गठन, मंत्रिपरिषद का गठन की बात की गई है। अब मंत्रिपरिषद होता क्या है, आप कहोगे भैया मंत्रिपरिषद क्या होता है। जिस प्रकार आर्टिकल 74 के तहत राष्ट्रपति को
सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में भी एक मंत्री परिषद होगा। उसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसका मुखिया कौन होगा, जिसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है, मंत्री परिषद दी गई है। आर्टिकल 164 सीएम के पद के बारे में की गई है, मतलब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल 165 महाधिवक्ता। अब क्या हो गया? महाधिवक्ता कौन होता है? महाधिवक्ता एक ये सरकारी वकील होता है, सरकार का वकील होता है। जिस प्रकार केंद्र में भी 76 के तहत एक महान्यायवादी होगा। महान्यायवादी कौन होगा? महान्यायवादी ये सरकारी वकील होता है, ये सरकार का वकील होता है। सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रखने का काम कौन करता है? महान्यायवादी करता है केंद्र में। उसी प्रकार प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता सरकार का पक्ष किसी भी न्यायालय में रखता है। ठीक है, इनका कार्यकाल अनिश्चित है, मतलब कोई समय नहीं है, बीच बीच में इनमें संशोधन किए जा सकता है। मैं आपको एक और बात बता दूं, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसे हटाने का भी कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का ही होता है। उसी प्रकार महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। हटाने का भी कार्य किसका है? राज्यपाल का ही है। ठीक है बच्चों, आर्टिकल 168 विधानमंडल की बात की गई है। विधानमंडल मैंने आपको और अभी आर्टिकल बताए थे 169, 170 और 171। ये क्या है? विधान परिषद का गठन की बात की गई है। विधानसभा और विधान परिषद नहीं, विधानसभा शॉर्ट में लिखा है मैंने, और विधान परिषद की संरचना के बारे में बात की गई है। ठीक, और एक चीज और मैं बताऊँ आपको, आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। उसी प्रकार संसद में, मतलब केंद्र में अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? 123 के तहत। मैं लिख देता हूँ यहाँ, आर्टिकल 213 राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यपाल क्या? अध्यादेश जारी कर सकता है। जिस प्रकार आर्टिकल 123 के तहत कौन अध्यादेश जारी करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है बच्चों, तो जितने भी अनुच्छेद, जितने भी आर्टिकल लगाए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं, पर लेकिन जितनी एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितनी एक्स्ट्रा चीजें लिखवाई हैं वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये आए ना आए, बट लेकिन वहां से क्वेश्चन बने गई। आज 2 से 3 नंबर आपके 100% आपको इस क्लास से प्राप्त होंगे। ठीक है, बट लेकिन ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहना आप मेरे साथ। संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में जोड़े गए मदों की संख्या कितनी है? 11, 16, 18 या 20? इसने पूछा है 12वीं अनुसूची। मैं आपको पहले बता देता हूँ कितनी मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी जब संविधान बनके तैयार हुआ था, यानी कि मैंने मूल सब जोड़ दिया। संविधान में कितनी अनुसूची थी? अनुसूची कितनी थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। तो कितनी? 9, 10, 11, 12। अब ये 4 आई हैं तो किसी संविधान संशोधन के तहत आई होंगी, ऐसे तो नहीं आई होंगी। अगर 4 अनुसूचियों को जोड़ा है तो संविधान संशोधन के तहत ही संसद जोड़ती है। तो ये कहाँ से आई है? तो 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं और 12वीं। 12वीं में नगर पालिका की बात की गई है, नगर पालिका की बात की गई है। ठीक, और इसमें 18 विषय हैं। कितने? 18 विषय हैं। 12वीं अनुसूची पंचायत के बारे में की गई है, और इसमें कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ये जो विषय दिए गए ना, ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने कही गई है? 10वीं दल बदल से संबंधित है, यानी कि विधानसभा और लोकसभा के सदस्य आपस में क्या सरकारें बदल देते हैं या एक उससे दूसरी उसमें चले जाते हैं दल में। तो दल बदल से संबंधित किसमें है?
10 में है। और भूमि सुधार से संबंधित कौन सा है? 9वीं अनुसूची में। अब ये जोड़े तो गए हैं पर लेकिन किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़े हुए होंगे, ये किसी संविधान संशोधन के तहत जुड़े गए होंगे। एक सेकंड रोको, एक मिनट बंद मत करना, रोक दो बस। कोई नहीं, कट जाएगी। मैंने नहीं माइक में लगा रखा था। कोई बात नहीं, तो आ जाएगी। ठीक है, तो कितने जोड़े होंगे? किसी संविधान संशोधन के तहत तो जुड़े होंगे। तो ये कौन कौन से संविधान संशोधन के तहत जुड़े गए हैं? 9वीं अनुसूची में कौन से का? पहला संविधान संशोधन कौन से सन में? 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है और भूमि सुधार से संबंधित है। उसी प्रकार 52वां संविधान संशोधन 1985 में है, जिसमें दल बदल से संबंधित बात की गई है। उसी प्रकार 73वां संविधान संशोधन है 1992, किसकी बात की गई है? पंचायत के बारे में बात की गई है। उसी प्रकार 74वां संविधान संशोधन है 1992, किसकी बात की गई है? नगर पालिका की बात की गई है। ठीक, कितने हैं टोटल? 8 हैं। तो हम उसके बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। 12 अनुसूची। पहली अनुसूची किससे है? संघ राज्य क्षेत्रफल से है, संघ राज्य क्षेत्र से है। दूसरी अनुसूची वेतन भत्तों से है, वेतन भत्तों से संबंधित है, ठीक। तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है। जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनके शपथ से, या नेता दल होते हैं उनकी शपथ से है। बट लेकिन आर्टिकल 60, आर्टिकल 69 और आर्टिकल 159, ये तीन का वर्णन तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये भी तीनों शपथ से संबंधित हैं। शपथ ये भी शपथ से संबंधित है और ये 169 भी शपथ से संबंधित है। अब क्या हो गए? ये तीनों आर्टिकल से छोड़ के जितने भी अन्य पदों की शपथ की बात होगी वो तीसरी अनुसूची में है। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, अलग से है, ये उसमें नहीं है। ये उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है और ये राज्यपाल के आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 69 के तहत किस शपथ दिलाई जाती है? उपराष्ट्रपति को। और आर्टिकल 59 के तहत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। ठीक। चौथी अनुसूची किससे है? राज्यसभा की सीटों के बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। ठीक। 5वीं किससे? अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में, प्रशासन व नियंत्रण का वर्णन किया गया है। 6ठी अनुसूची असम, एक सेकंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में नियंत्रण की बात की गई है। मतलब अनुसूची 6 में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन में नियंत्रण की बात की गई है 6ठी में। और 5वीं में इन चारों को छोड़ के जितने भी अन्य क्षेत्र है, जनजातीय क्षेत्र हैं, उनके प्रशासन में नियंत्रण की बात की गई है। ठीक। 7वीं अनुसूची विषयों से संबंधित है, विषयों से, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट। 4 तरह की सूची होती है। संघ सूची पे कौन कानून बनाता है? संसद या केंद्र सरकार। केंद्र
सरकार बनाती है। राज्य सूची पे राज्य, समवर्ती में केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विषय पे कानून बनाते हैं। अगर इनमें दोनों में आपस में किसी बात को मतभेद है तो किसका कानून माने जाएगा, केंद्र सरकार यानी कि संसद का। अवशिष्ट शक्तियाँ केवल संसद या केंद्र सरकार को प्राप्त है, केंद्र को। और ये अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक, 8वीं अनुसूची ये भाषा से संबंधित है। ये किससे, भाषा। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 थी, वर्तमान में 22 है। ठीक, 9वीं अनुसूची मैंने आपको बता दिया भूमि सुधार से है, भूमि सुधार से। सारी मैंने आपको अनुसूची बता दी हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना के संशोधन की जा सकता है, कहाँ से किया जा सकता है, संविधान में संशोधन, केशवानंद भारती केस 1973। ठीक, मैं प्रस्तावना बता देता हूँ आपको। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना कहाँ से ली गई है, प्रस्तावना कहाँ से ली गया है, स्रोत कहाँ का है, ये स्रोत कहाँ से प्रस्तावना ली गई है, यूएसए से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगर मैं प्रस्तावना की बात करूँ तो यूएसए से लिया गया है, अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 1960 में कौन, बेरूबारी यूनियन केस, बेरूबारी यूनियन केस आता है कोर्ट में, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में। इसमें क्या किया गया है कि 1960 में कि प्रस्तावना परिवर्तनीय है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। बट लेकिन 1973 में केशवानंद भारती केस आता है। इसमें क्या कहते हैं कि ये प्रस्तावना में परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन किए जा सकता है और संशोधन भी किए जा सकता है प्रस्तावना में। मतलब 1960 में बेरूबारी में मतलब संशोधन भी नहीं कर सकते और ये अपरिवर्तनीय है। वहीं 1973 में केशवानंद भारती केस में ये परिवर्तनीय भी है और संशोधन भी है। अभी तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है, केवल एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार, एक बार संशोधन हुआ है। वो भी कौन से 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है और 3 शब्द जोड़े गए, स्वतंत्रता, अखंडता, पथनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। ठीक, प्रस्तावना। अब मैं प्रस्तावना की थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। प्रस्तावना 9 दिसंबर 1946 में पहली संविधान की बैठक होती है, पहली संविधान की बैठक होती है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है बच्चों। उसके 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर में 1946 में संविधान की दूसरी बैठक होती है और ये अस्थायी अध्यक्ष थे। ये कैसे अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष। और दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं, स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं। और उसके 2 दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी संविधान सभा में क्या लेके आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि प्रस्तावनाओं का लेके आते हैं। यही प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाई जाती है। कब अपनाई जाती है, 22 जनवरी 1947 में अपनाई जाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए
निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता है? मतलब नए राज्य निर्माण करना है। तो मैंने आपको बताई थी संघ राज्य क्षेत्र पहले किस में है? पहली अनुसूची से क्या कर सकते हैं? ये किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, मैंने आपको इसे आर्टिकल भी बताया। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 किसकी? राज्य के नाम का वर्णन है, यानी कि भारत या इंडिया, हिंदुस्तान जैसे वर्ड का हमारे संविधान में कहीं भी वर्णन नहीं है। आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 में ये कहा गया है, आर्टिकल 3 में ये कहा गया है कि संसद नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन, परिवर्तन, बंटवारा आदि कर सकती है। कौन? संसद। 3 में कही गई है। दूसरी अनुसूची मैंने आपको बताई थी किससे संबंधित है? वेतन भत्ते से, वेतन व भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची मैंने अभी शपथ की बताई थी आपको, और चौथी अनुसूची आपको मैंने बताई राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, राज्यसभा की सीटों का बंटवारे से संबंधित है, बंटवारे से संबंधित है। पांचवी अनुसूची मैंने आपको बता दी, मैं आपको पहली वैसी बताया। पांचवी अनुसूची अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन व नियंत्रित के से संबंधित है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण से संबंधित है। सातवीं अनुसूची विषय संघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवृत्ति सूची और अवशिष्ट सूचियाँ से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मतलब जो 8 भाषाएं जोड़ी गई, एक होता है 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992, कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा जोड़ी गई। फिर होता है 92वां संविधान संशोधन 2003, उसमें 4 भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक, फिर आपको 9वीं अनुसूची मैंने आपको बता दी भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। तो इसी प्रकार अनुसूचियाँ समाप्त हो चुकी हैं। फिर है मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है? उन्हें निलंबित नहीं किया जा सकता। सत्य की बात, नहीं किया जा सकता, गलत बात है, किए जा सकता है। जब इमरजेंसी लग जाएगी भारत में अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत आपातकाल के समय इन्हें निलंबित किया जा सकता है। कौन निलंबित करेगा? राष्ट्रपति निलंबित करेगा। उन्हें राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित किया जा सकता है। उन्हें प्रधानमंत्री के आदेश पर निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल के दौरान उन्हें निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति की इच्छा पर नहीं करता है। जब आपातकाल लगेगा, इमरजेंसी लगेगी, जब राष्ट्रपति लगाएगा। जब कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब कौन कर सकता है? इमरजेंसी के दौरान राष्ट्रपति करेगा। आपातकाल आर्टिकल भाग 18, आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, 352, 356, 360 आर्टिकल। ये अगर पूरे भारत में राष्ट्र आपात लग जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपात, ये राष्ट्रपति शासन लगता है। जब किसी राज्य की राज्य सरकार विफल हो जाती है तो वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजता है कि कहता है यहाँ की सरकार विफल हो चुकी है, राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। तो कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की। ये वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल लगता है। 352 के तहत अभी तक 3 बार लग चुका है। कब? 1962, 1965, 1972। 65 में भारत चीन, 65 भारत पाकिस्तान, 1971 है, ये 72 नहीं 71 है भारत पाकिस्तान। सॉरी 71 में लगता है, 75 में लगता है। 71 में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1975 में लगता है। मैं अब रफ कर देता हूँ, 1965, 1975, यानी कि आंतरिक अशांति। जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, दंगे हो रहे थे, सरकार अविफल हो गई थी, उस टाइम भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन साहब जी इमरजेंसी लगा देते हैं 1975 में। 3 बार लग चुकी है। ठीक, हम इस पे मूल अधिकार की बात हुई है। मूल अधिकार,
मूल अधिकार के बारे में हम आराम से पढ़ेंगे। कौन से भाग में है? भाग 3। कौन से अनुच्छेद के में है? अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मूल अधिकार। इन्हें निलंबित कौन कर सकता है? निलंबित राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति कर सकता है। कब? वो भी आपातकाल के दौरान। आपातकाल के दौरान। बट लेकिन 2 आर्टिकल जब भी निलंबित नहीं होते हैं। कौन से आर्टिकल? 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान भी क्या निलंबित नहीं होते हैं। ठीक, मैं मूल अधिकारों की बात कर लेता हूँ। 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, मूल संविधान में 7 थे। वर्तमान की बात करें तो कितने हैं मूल अधिकार? 6। तो जो एक समाप्त हुआ है वो कौन सा हुआ है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया और अनुच्छेद 300A भाग में जोड़ दिया गया है संपत्ति का अधिकार। जब ये पहले मूल अधिकार था तो कौन से में था? अनुच्छेद 31 में था। वर्तमान में बात करें तो कौन से? अनुच्छेद 300 के ए में है। ठीक है, अब 6 है तो 6 कौन कौन से हैं? जो 6 हैं कौन कौन से हैं? एक है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। 1, 2 स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार कब? 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। ये आर्टिकल है, इतने ये आर्टिकल है कि आप कहने लगो ये क्या है आर्टिकल। फिर है सांस्कृतिक व शैक्षणिक का अधिकार 29 और 30 आर्टिकल में है। फिर यहाँ लिख देता हूँ, मैं यहीं लिख देता हूँ छठा भी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। और आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। एक 7वां था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में था, जिसे समाप्त करके 44वें संविधान संशोधन के तहत समाप्त करके उसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अब कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 के ए भाग में है। ठीक, मैं कुछ अनुच्छेद आर्टिकल मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। अनुच्छेद 14 विधि की समानता, मतलब कानून सभी को समान कानून मिलेगा। विधि की समानता। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब लिंग जाति भेदभाव नहीं कर सकते हम। आर्टिकल 60 लोक नियोजन से संबंधित है। लोक नियोजन की समानता है, मतलब जो आपको आरक्षण, हम सभी को जो आरक्षण मिलता है ना, आर्टिकल 16 के तहत मिलता है। और आर्टिकल 16 का 4 भाग कौन सा? 103वां संविधान संशोधन के तहत अनरिजर्व, यानी कि कौन से?
अनरिजर्व कैटेगरी को 103वां संविधान संशोधन के 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण प्राप्त हुआ है। वो कौन से अनुच्छेद 16 के 4 भाग से। ठीक, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक, आगे लिख देता हूं थोड़ा सा। आर्टिकल 19 वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 6 प्रकार की स्वतंत्रता है हमें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 का ए भाग इंपॉर्टेंट है ये, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। मैं आपको बता दूं कि हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। हमारे मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था। वर्तमान में 11 हैं। तो 11 आए कहाँ से? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और 10 हो गए। तो मैंने अभी क्या बताया 11 है। तो 11वां कब जोड़े गया? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2003 के तहत शिक्षा का अधिकार 11वां मूल कर्तव्य जोड़े गया था। कौन से अनुच्छेद में जोड़े गया? अनुच्छेद 21 के ए भाग में। इसमें क्या की बात की गई है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। ठीक, अब आप कहोगे भैया मुफ्त शिक्षा, शिक्षा का वर्णन तो आर्टिकल 45 में भी है। आर्टिकल 45 में भी आपने पढ़ा है। तो 45 में 0 से 6, आर्टिकल 45 में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को है। कितने? 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा। ठीक, और इसमें शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक। तो ये अंतर है, आपको पता रहना चाहिए। फिर आर्टिकल कौन सा? 24 ही लिख लेते हैं पहले। बाल श्रम निषेध, बाल श्रम निषेध से संबंधित है। मतलब 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को कारखानों में काम करने का अधिकार नहीं है, मतलब आप नहीं करा सकते। आर्टिकल 25 धर्म से संबंधित है। ठीक, आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 30 भी लिख लेते हैं, शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार व अल्पसंख्यक, व अल्पसंख्यक अधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार। ठीक है, तो ये जितने भी हैं मैंने आपको मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद लिखवाए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 110। देखो जितने भी अनुच्छेद होते हैं 1 से 395 तक अनुच्छेद हैं। यहाँ से प्रत्येक पेपर में 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम सारे के सारे जितने भी इम्पोर्टेंट हैं लगभग अनुच्छेद हम लिखेंगे। ठीक है, तो किसमें है निर्णायक मत देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को? अनुच्छेद 100 के तहत निर्णायक मत देगा। मतलब संसद चल रही है, संसद का सत्र कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है सत्र की अध्यक्षता। एक तरफ लोकसभा सदस्य है, एक तरफ राज्यसभा। अगर कोई निर्णायक मत नहीं मिल रहा है, यानी कि या तो लोकसभा से भी नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं राज्यसभा से, जो निर्णायक मत देगा वो कौन देगा? लोकसभा कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 100 के तहत। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। अब लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है? लोकसभा अध्यक्ष होता कौन है? जैसे आपको पता है अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो जब लोकसभा बनेगी कौन से नंबर की बनेगी? 18वें नंबर की। कितने चरणों में चुनाव चल रहा है? 7 चरणों में। वो मतलब नतीजे कब आएंगे?
अभी आज क्या तारीख है, 1 तारीख है ना, 3 दिन बाद यानी कि 4 जून 2024 को नतीजे आ जाएंगे। 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है। तो लोकसभा अध्यक्ष कैसे बनता है, मतलब जितने भी सदस्य किसी पार्टी के जो बहुमत प्राप्त कर चुकी है, जो सदस्य बनते हैं, उसी में से एक प्रोटेम स्पीकर चुने जाता है। इसे कौन चुनता है, राष्ट्रपति चुनता है। राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों को क्या कराता है, शपथ दिलाता है। और लोकसभा के जितने जो सदस्य हैं उनमें से किसी एक व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसी 17वीं लोकसभा थी जो अभी गई है पीछे, कौन थे, ओम बिरला। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता, जो पुरानी चल रही है लोकसभा, वो अपने पद पर ऐसे के ऐसे ही रहता है, मतलब उसे हटाया नहीं जाता, मतलब, ठीक है। अनुच्छेद 100 के तहत मैं आपको अनुच्छेद 108, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। क्या बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन, मतलब संसद का सत्र नहीं चल रहा। जैसे अगर हाल ही में बात करें, वर्तमान में क्या बात मान लिया जाए, संसद का सत्र नहीं चलना, कोई विशेष आपत्ति आ चुकी है और अभी कानून बनाना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित है। धन विधेयक से संबंधित है। कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला कौन लेता है, राष्ट्रपति या लोकसभा अध्यक्ष। कौन लेता है, राष्ट्रपति नहीं फैसला लेता, कौन लेता है, लोकसभा अध्यक्ष अंतिम निर्णय लेता है, ठीक। उसी प्रकार अनुच्छेद 79 संसद का वर्णन है। किसका, संसद का वर्णन है। अब मैं संसद को अच्छे से समझा देता हूँ आपको। संसद का वर्णन अनुच्छेद 79 में है। संसद किससे बनकर होती है, 3 भाग होते हैं। कितने, 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का भाग होता है, बट लेकिन वो अभिन्न भाग है। क्यों अभिन्न भाग है, अभिन्न भाग क्यों है, मैं उसके आपको बता देता हूँ। जैसे ही संसद में कोई प्रस्ताव लाया गया, पास होना है वो, तो अंतिम फैसला कौन लेगा, राष्ट्रपति लेगा। मतलब उसकी अंतिम स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। वो भी हस्ताक्षर करके कानून बना देता है। क्या बना देता है, हस्ताक्षर करके कानून। तो इसलिए संसद का भाग राष्ट्रपति भी होता है। लोकसभा कितनी सीटें हैं वर्तमान में, 550 हैं। वर्तमान की बात नहीं कर रहा, कितनी होती हैं, 550। वर्तमान में कितनी है, 543 हैं, ठीक। राज्यसभा कितनी सीट, 250 होती हैं, जिसमें 238 स्टेट प्लस केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। निर्वाचित नहीं, मनोनीत। मेरे शब्दों को अच्छे से सुना करो। राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये किस क्षेत्र से होते हैं, साहित्य कला क्षेत्र, संगीत के क्षेत्र से विशेषज्ञ होते हैं, ठीक। अभी 550 चल रही है, कितनी सीटें हैं, अभी जो 18वीं लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो उसमें 543 सीटों पे चुनाव चल रहे हैं, ठीक, 543। और मैं आपको बता दूं टैगलाइन क्या है, टैगलाइन जो 18वीं लोकसभा चल रही है, चुनाव का पर्व देश का गर्व। पूछ सकता है आने वाले एग्जाम में, मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, चुनाव का पर्व देश का गर्व। 18वीं लोकसभा का टैगलाइन, चुनाव का पर्व देश का गर्व, देश का गर्व, ठीक। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था, अभी मैं यही लिख देता हूँ। लोकसभा एक में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। ये एक अस्थायी सदन है, राज्यसभा स्थायी सदन है। अस्थायी क्यों है, इसे भंग किया जा सकता है, बट लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनका चुनाव कर लिया जाता है, और इसी प्रक्रिया ये राज्यसभा में चलती रहती है, ठीक है। इसका गठन कब हुआ था, 1952 में हुआ था। राज्यसभा का गठन भी 1952 में हुआ था, ठीक है बच्चों।
निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह बंद हो गया था? अब ये हिस्ट्री के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, हिस्ट्री के। मैंने आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन लिए हैं, तो हिस्ट्री का है, तो कहाँ से कब बंद हो गया था? 1914 में। तो सविनय अविनय लिख देता हूँ मैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। सविनय अवज्ञा आंदोलन होता क्या है? ये कब शुरू किया गया था? 1930 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। वहीं दांडी मार्च कब शुरू? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक 1930 तक दांडी मार्च चली थी। कितने दिन? ये क्वेश्चन एसएससी ने पूछा है, 24 दिन चली थी, ठीक है। कितने दिन? 24 दिन। कहाँ से? दांडी मार्च कहाँ से चली गई थी? साबरमती आश्रम से लेके दांडी एक जगह है, वहाँ तक गांधी जी ने ये मोर्चा संभाला था, ठीक है। दांडी मार्च। मैं आपको बता दूँ कुछ, मैं यही बता देता हूँ, थोड़ा सा एक सेकंड। 1900 गांधी जी का आंदोलन पढ़ लेते हैं पहले, चलो इस क्वेश्चन को बाद में। गांधी जी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। गांधी जी 1915 यानी कि 9 जनवरी 1915 में गांधी जी कहाँ आते हैं? भारत आते हैं, भारत वापस आते हैं। इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक। 9 जनवरी को भारत आ गए। इन्होंने 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था 1916 में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी? अंबिकाचरण मजूमदार जी ने करी थी। इस सम्मेलन में क्या लेते हैं? ये भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में इनकी एक मुलाकात बिहार के एक आम नेता, मतलब एक नॉर्मल लोकल नेता थे, रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, राजकुमार शुक्ल हैं। राजकुमार शुक्ल से मुलाकात होती है और राजकुमार शुक्ल साहब जी गांधी जी को बिहार के चंपारण की स्थिति बताते हैं। वहाँ क्या स्थिति चल रही है, मतलब नील की खेती के विरुद्ध, मतलब ब्रिटिश सरकार किसानों पे कितने भ्रष्टाचार आंदोलन कर रही है, कितने भेदभाव कर रही है, उसके बारे में गांधी जी को बताते हैं। गांधी जी 1 वर्ष बाद ही 1917 में कहाँ जाते हैं? चंपारण सत्याग्रह का मोर्चा का सत्याग्रह संभालते हैं। और भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा कौन सा चला गया था? चंपारण। कौन से सन में? 1957 में। किस वजह से? 3/20 नील की खेती के विरुद्ध। चंपारण बिहार में जगह है, के विरुद्ध किसानों का समर्थन लेके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और ये क्या हो जाते हैं? जीत जाते हैं, यानी पास हो जाते हैं। मतलब पहला सत्याग्रह कौन सा था? 1917 में। फिर उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। इसमें क्या था कि मिल मजदूर, जो अहमदाबाद में मिल मजदूर था, वहाँ के मजदूरों द्वारा 50% बोनस का मांग की गई थी, बट लेकिन अहमदाबाद मिल के मालिकों ने ये प्रस्ताव माना नहीं। इस वजह से गांधी जी इस आंदोलन का मोर्चा संभालते हैं, तो 50% तो नहीं पास करा पाए, 50% तो नहीं करा पाए। एक सेकंड बच्चों, 1917 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 17 नहीं 18 बच्चों, 18 मिल किसके? 50% बोनस की बात की गई थी मजदूरों द्वारा। गांधी मालिक नहीं देते हैं, बट लेकिन गांधी जी इस आंदोलन को संभालते हैं। 50% तो पास नहीं कराए, बट लेकिन 35% बोनस गांधी जी द्वारा पास करा लिया गया। फिर उसी के बाद 1918 में खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन, इसका भी नेतृत्व कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। खेड़ा आंदोलन में क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर भू राजस्व वसूली की जा रही थी, उसी के विरोध में गांधी जी इस खेड़ा आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। फिर उसके बाद
1919 में रोल एक्ट भारत आता है। कौन? रोल एक्ट भारत आता है। इसमें क्या था रोल एक्ट में कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसी भारतीय को बिना उसकी गलती, बिना उसके दोष के बताए क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर मुकदमा दायर किया जा सकता है। इसी के रोल एक्ट आता है। कौन? इसी को क्या कहते हैं? बिना वकील, बिना अपील, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, बिना दलील और बिना वकील, बिना वकील, इसी में आया था ये, बिना वकील आया था। कौन सा? बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील, कोई कारण बिना दोष बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके एक्ट के तहत 2 पंजाब के नेता कौन कौन? किचलुद्दीन, सैफुद्दीन किचलू, पूरा नाम लिख देता हूँ, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार। इसी के विरोध में 1919 यानी कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में हत्याकांड होता है। हत्याकांड क्यों होता है मैं आपको इसको अच्छे से बताता हूँ। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार करने के विरोध में एक पंजाब में जलियांवाला बाग, एक जगह, ये कहाँ है? बाग, ये एक पार्क था, वहाँ की जनता एक क्या करती है? आंदोलन करती है। उस आंदोलन में पंजाब का कौन था सेनापति? पंजाब का सेनापति कौन? जनरल डायर अपनी सैनिकों को लेके पहुंच जाता और निहत्तेबाजी से अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है। कौन? जनरल डायर गोलियां चलवा देता है। पार्क में गोली चलवाता है, जिस कारण से 1500 से ज़्यादा लोगों घायल और मृत्यु हुई। 1500 से ज़्यादा लोगों की घायल और मृत्यु हो चुके। इसी के विरुद्ध में महात्मा गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लुटा दी। और वहीं रविंद्रनाथ टैगोर साहब, मैं लिख देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं जलियांवाला बाग। इसी के समीक्षा करने के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की समीक्षा करने के लिए 1919 में ही एक कमेटी का गठन होता है, हंटर कमेटी का गठन होता है इसकी समीक्षा करने के लिए। पर लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता है, जिस कारण 1920 में सितंबर 1920 में गांधी जी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। ये असहयोग आंदोलन है हिंसात्मक, मतलब हिंसा नहीं करेंगे, पूर्ण रूप से शांतिपूर्वक से हम अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाएंगे। अहिंसावादी करना है, मतलब बिल्कुल भी आंदोलन नहीं करते हैं। बट जिस कारण से 4 फरवरी 1922 गोरखपुर में एक जगह है चोरा चोरी गोरखपुर में जगह है, वहाँ के आम जनता एक पुलिस थाने में आग लगाते हैं, जिस कारण से 22 पुलिसकर्मियाँ जिंदा जल जाते हैं। ब्रिटिश सरकार बहुत गुस्से में थी, जिन्हें शांत करने के लिए गांधी जी यानी कि अगले दिन ही 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वापस ले लेते हैं। जिस वजह से जवाहरलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल जैसे नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे नेता गांधी जी के इस फैसले से नाखुश थे। इस वजह से 1923 में एक नई पार्टी का गठन होता है, स्वराज पार्टी का गठन होता है। कौन करते हैं? चित्तरंजन दास व
मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी एक नई पार्टी का गठन करते हैं। कौन सी? स्वराज पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन चुनते हैं? अध्यक्ष तो चित्तरंजन दास जी को, और महामंत्री या सचिव किन्हें? महामंत्री मोतीलाल नेहरू जी को बनाते हैं। ठीक, फिर एक आंदोलन और होता है बाद में 1923, मैं आपको बता दूं 1924, गांधी से संबंधित पढ़े ना। 1924 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? गांधी जी करते हैं। कौन? गांधी जी करते हैं 1924। ये कहाँ होता है? बेलगांव में होता है। ये बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में, KN कर्नाटक में। एकमात्र कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं। ठीक है, उसके बाद 1930 जो क्वेश्चन में था, गांधी जी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें दांडी मार्च यात्रा निकाली जाती है, 24 दिन चलती है, और कब से कब तक? 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक ये चलती है। ठीक है, और अपनी कौन सी मांग रखते हैं? 11 सूत्री मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा। यानी कि कौन था ब्रिटिश सरकार का उस टाइम पे वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन कौन था? वायसराय। 11 सूत्री मांग रखते हैं, बट लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा मानी नहीं जाती। इसी वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं। कितने? 3 गोलमेज सम्मेलन किए जाते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ होते हैं? ये लंदन में होते हैं सम्मेलन। पहला, दूसरा, तीसरा। महात्मा गांधी जी पहले वाले में भाग नहीं लेते, महात्मा गांधी जी सेकंड वाले में भाग लेते हैं, महात्मा गांधी जी तीसरे वाले में भाग नहीं लेते। तो एक क्वेश्चन पूछे जाता है कि ऐसा कौन सा सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने भाग लिया? कौन सा था? सेकंड वाला था। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता था, ऐसे कौन व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? अम्बेडकर साहब जी, डॉक्टर अम्बेडकर साहब जी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। अच्छा, एक ये क्वेश्चन पे पूछे जाता है कि गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे, कौन से जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज। ठीक, सेकंड में भाग क्यों लेते हैं? क्योंकि गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता होता है। समझौता कौन से सन में? 1931 में। ठीक, उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव और एक अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। क्यों? आपको पता है 1939 से लेके 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। तो ब्रिटिश सरकार, मतलब ब्रिटेन जिस दल से लड़ रहा था, वो मित्र राष्ट्र देश से लड़ रहा था, वो धीरे धीरे हार की तरफ जा रहे थे। तो सैनिकों की आवश्यकता थी, यानी कि भारत का समर्थन जरूरी चाहिए था, जिस वजह से 1940 में अगस्त प्रस्ताव भारत आता है। और ब्रिटिश सरकार द्वारा ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद, जो अगर हम जीत जाते हैं, इस युद्ध के बाद भारत को संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। बट लेकिन कांग्रेस इस बात को मानती नहीं है। उसके 2 वर्ष बाद ही क्रिप्स मिशन आता है 1942 में, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं पूछा जाता है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। कौन अध्यक्ष होते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं। इसमें भी यही बात की जाती है कि संविधान सभा का गठन किया जाएगा और भारत को एक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा। बट लेकिन कांग्रेस इस प्रस्ताव को भी मानती नहीं है। इसी प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को गांधी जी क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी एक वो क्या कहते हैं? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब खाली चेक, बिल्कुल ठीक है, ये चेक देते हैं। फिर उसके बाद
8 अगस्त, पहले 7 अगस्त में, 7 अगस्त 1942 में ग्वालियर टैंक कहाँ? मुंबई में, टैंक बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन होता है। क्या होता है? कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन चुने जाते हैं? कांग्रेस अधिवेशन होता है, कांग्रेस अधिवेशन। आपको मैं बता दूं ना, सेकेंड वर्ल्ड वार कब शुरू हुआ? अभी बताया 1939 से लेकर 1945, लास्ट 1940 में रामगढ़ झारखंड में होता है। रामगढ़ कहाँ है? झारखंड में। 1940 में अबुल कलाम आज़ाद जी अध्यक्ष चुने जाते हैं कांग्रेस अधिवेशन के। फिर 1940 से लेके 46 तक वही बने रहते हैं। तो 1942 का कौन करते हैं? अबुल कलाम आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद जी क्या करते हैं? इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये प्रस्ताव पास हो जाता है और एक प्रस्ताव आता है, कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। ये प्रस्ताव इस कांग्रेस अधिवेशन में पास हो जाता है। कौन सी तारीख को? 7 को। फिर उसके अगले दिन ही 8 अगस्त 1942 गांधी जी इसका क्या कर देते हैं? घोषणा। और पूरे भारत में धीरे धीरे ये आंदोलन बढ़ते चला गया, जिस वजह से ब्रिटिश सरकार ने, यानी कि एक दिन बाद 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो ओवर एक वो चलाया अभियान। कौन सा? ऑपरेशन जीरो ओवर, जिसके तहत महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत जैसे बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को कौन? आगा खां पैलेस में बंद कर लिया गया, आगा खां पैलेस में। और जवाहरलाल नेहरू जी, पंत साहब, गोविंद वल्लभ पंत साहब को कहाँ करें? अहमदाबाद जेल में बंद कर दिया गया। ठीक। और उसके ये बात अभी प्रस्ताव पास नहीं हुआ, बट लेकिन उसी बाद नवंबर 1949 में संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन कैसे होता है? किस प्रस्ताव से? इसमें 3 सदस्य आते हैं। कौन कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स यही व्यक्ति है, और अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, ये 3 व्यक्ति ही संविधान सभा का गठन पास करते हैं। संविधान सभा का गठन पास करते हैं, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके पैथिक लॉरेंस, और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ये संविधान सभा का गठन करते हैं। ठीक। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 और 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक। ये दूसरी बैठक होती है, और इसमें स्थायी अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया जाता है 13 दिसंबर को, उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक। कौन लाते हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पास कर लिया जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव ही पास हो जाता है, और अपनी संविधान सभा धीरे धीरे कार्य करने लगती है, जिस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। अब अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, जय भारत।